बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। इसे कहते हैं रेनल फेलियर। हमारे गुर्दे क्यों फेल होते हैं? एलोपैथी में इसकी दो अक़साम बयान की जाती हैं। एक है एक्यूट रेनल इंजरी और दूसरा है क्रोनिक किडनी फेलियर। क्रोनिक किडनी फेलियर हमेशा एक्यूट रेनल इंजरी के बाद ही हुआ करता है। मरीज़ के गुर्दे पहले थोड़े ख़राब होते हैं, फिर ऐसा ऐसा वो मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल किसी भी मरीज़ के गुर्दे शुरू से ही यकदम जो है वो ख़राब नहीं हो जाते, उसके पीछे एक लंबा अरसा दरकार होता है। एक्यूट रेनल इंजरी को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है प्री रेनल इंजरी, नंबर 2 विद रेनल इंजरी और नंबर 3 पोस्ट रेनल इंजरी। प्री रेनल इंजरी, इसमें गुर्दे बिल्कुल शुरू में ठीक होते हैं, गुर्दों में किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होती। अलबत्ता गुर्दों को जो खून सप्लाई करने वाली रेनल आर्टरीज़ हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। गुर्दों को खून कम सप्लाई होने की वजह से बाद में कुछ अरसा बाद गुर्दे जो हैं उसकी कारकर्दगी ख़राब होना शुरू हो जाती है। दौरे हाजिर के अंदर जो प्री रेनल इंजरी है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है। ये दो ऐसी अमराज हैं जो दौरे हाजिर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और गुर्दे ख़राब करने की सबसे बड़ी वजह भी ये दो अमराज होती हैं। जिन लोगों के शुगर काफ़ी देर तक कंट्रोल नहीं होती या एक दफ़ा कंट्रोल हो जाए और मरीज़ जो है उसके बाद लापरवाही इख्तियार करता है, दवाएं नहीं खाता, अपने टेस्ट रेगुलर नहीं लेता, अपने शुगर चेक नहीं करता, तो कुछ अरसा जब गुज़रता है यानी 5 से 10 साल का अरसा जब गुज़र जाता है तो इस शुगर हाई रहने की वजह से खून की नालियाँ और ख़ास तौर पर रेनल आर्टरीज है उसमें तंगी आना शुरू हो जाती है और गुर्दे को उतना खून सप्लाई नहीं होता जितना होना चाहिए। आपको पता है कि गुर्दे को 1 मिनट के अंदर 1100 ml जो है वो ब्लड सप्लाई होता है। इतनी मिकदार में खून इसलिए सप्लाई होता है कि ताकि गुर्दों से जहरीला मवाद जो है जिसे हम यूरिया क्रिएटिनिन कह रहे हैं उसे खारिज होना चाहिए। लेकिन अगर गुर्दे में खून सप्लाई कम होगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि मरीज़ के गुर्दे जो है वो भी कम खून जो है पेशाब को फ़िल्टर करेंगे, कम जहरीले मादे को अखराज करेंगे और गुर्दे के अंदर ये ख़राबी मज़ीद पैदा होती चली जाएगी अगर हम ब्लड सप्लाई को बहाल ना कर सके। और दूसरी बड़ी वजह जैसे मैंने बताया हाई ब्लड प्रेशर है। अगर किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसे तक अनकंट्रोल रहता है तो ऐसे मरीज़ के गुर्दे को खून सप्लाई करने वाली नालियाँ भी तंग हो जाती हैं। नतीजा वही होता है जैसे मैंने पहले बताया कि शुगर के मरीज़ को जब शुगर कंट्रोल नहीं करता तो गुर्दे की नालियाँ जो गुर्दे को खून सप्लाई कर रही होती हैं वो तंग हो जाती हैं। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर का लगातार रहने की वजह से भी गुर्दे की नालियाँ जो हैं जो गुर्दे को खून सप्लाई कर रही थी जिसे हम रेनल आर्टरी कहते हैं वो भी जो है तंग हो जाती हैं और गुर्दे ऐसा ऐसा अपना काम करना कम कर देते हैं। इसके अलावा इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर किसी मरीज़ को हार्ट अटैक हो जाता है या किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ चुके होते हैं तो उस वक़्त तमाम जिस्म की जो खून की नालियाँ और ख़ास पर शरियाने हैं उनमें सुकेड़ वाक़या हो जाता है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। सेम इसी तरह रेनल आर्टरी के अंदर भी सुकेड़ वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से गुर्दों को खून सप्लाई नहीं पूरा मिकदार में होता और गुर्दे का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाता है यानी GFR कम हो जाता है जिसकी वजह से खून के अंदर जहरीला मवाद बढ़ना शुरू हो जाता है जिसको मैंने कहा ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड और इस तरह के बाकी जहरीले मवाद जो हैं। इसकी एक और बड़ी वजह भी ये होती है कि जब किसी वजह से खून के अंदर पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से दिल की जो हरकत होती हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। इतनी कम हो जाती हैं कि बाज़ का तो दिल जो है वो बिल्कुल
हरकत करना बंद कर देता है, जिससे हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक हो गया। अगर पोटाशियम लेवल बढ़ा हुआ है, नॉर्मल तो 5 तक होता है, अगर ये 5 से और बढ़ जाए mg/dl तो फिर दिल की हरकत कम होती चली जाती हैं। नॉर्मल हरकत जो होती हैं दिल की, आपको पता है कि 72 बीट्स पर मिनट होती हैं, लेकिन पोटाशियम लेवल बढ़ने की वजह से दिल जो है उसकी हरकत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से गुर्दों को जो खून की सप्लाई होती है वो पूरी नहीं हो पाती। इस तरह गुर्दों का फिल्ट्रेशन रेट जो पर मिनट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और मरीज़ के गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं इसकी दूसरी वजह, विदिन रेनल आर्टरी विदिन किडनी प्रॉब्लम। यानी पहले हमने कहा कि गुर्दों को खून की सप्लाई कम हो रही थी, गुर्दे सही थे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बाद में प्रॉब्लम आई थी। अब हम बात करते हैं कि खून तो प्रॉपर सप्लाई हो रहा था, लेकिन गुर्दे के अपने अंदर खराबी पैदा हो गई। गुर्दों को जैसे पता है उनके गुर्दे साफ करने वाली जो नालियाँ हैं उन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो गुर्दे के अपने अंदर जो खराबी होती है, नेफ्रॉन्स के जैसे दो हिस्से होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब इसी तरह गुर्दे में भी दो तरह की प्रॉब्लम आएंगी, या तो उसके ग्लोमेरुलस पोर्शन में आएंगी या रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आएंगी। जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रॉब्लम आती है वो 95% ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। यानी कि जब भी हमारा अपना जो निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो गुर्दों के ग्लोमेरुलस पोर्शन के ऊपर अटैक कर देता है, तो उसके जो फंक्शन है फिल्ट्रेशन का उसको डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन एक बात ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि कभी डायरेक्ट जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो गुर्दों में वाक़या नहीं होता। सबसे पहले जो है हमारी जिल्द, हमारा गला या हमारे टॉन्सिल जो हैं वो ख़राब होते हैं, और वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई जो है बैक्टीरिया की वजह से। सबसे पहले ये बैक्टीरिया जो है या तो जल्द के ऊपर अटैक करता है, या गले के ऊपर अटैक करता है, या हमारे टॉन्सिल के ऊपर अटैक करता है। 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लग जाते हैं हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होने में और इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करने में। जब एंटीबॉडीज़ इस बैक्टीरिया के खिलाफ पैदा हो जाती हैं तो गलती की वजह से हमारा अपना ही जो है इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक कर देता है हमारे गुर्दे के नेफ्रॉन्स के ऊपर और ख़ास तौर पर उसके ग्लोमेरुलस के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारी खून की वो जो नालियाँ हैं जो खून को फिल्टर करने वाले होते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, और ख़ास तौर पर बोमेन के अंदर जो बेसमेंट प्लेट होती है जिसमें से बेसिकली जो है फिल्टर हो के तमाम मवाद को रेनल ट्यूब्यूल्स की तरफ जाना होता है, वो ख़राब हो जाती हैं, या तो वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं, या यह कि उनके जो पोर्स होते हैं, उनके जो सुराख होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका नफूस पजीरी जो होती है बहुत आसान हो जाती है, और वो चीज़ें जो सेहत की हालत में वहाँ से फ़िल्टर नहीं हो रही होती अब वो भी वहाँ में फ़िल्टर होना शुरू हो जाती हैं। जिसमें मेरी मुराद ये है कि RBC सेहत की हालत के अंदर ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर नहीं होती। इस तरह प्रोटीन जो है वो भी सेहत के हालत के अंदर कभी भी ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट नहीं होती। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ये बेसमेंट प्लेट जो है इसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है, इसके सुराख बड़े हो जाते हैं, तो फिर पेशाब के अंदर प्रोटीन भी आना शुरू हो जाती है और खून भी आना शुरू हो जाता है। ऐसा ऐसा फिर हमारे तमाम ये जो है गुर्दे मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। अगर एक नेफ्रॉन के अंदर ये ख़राबी होती है तो वो पूरे के पूरे नेफ्रॉन्स के अंदर ख़राबी आना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि एक गुर्दे के अंदर जो नेफ्रॉन्स कितने होते हैं, एक तकरीबन 11 लाख के लगभग। तो अगर एक गुर्दे में अगर ख़राबी हो गई और दूसरा गुर्दा हमारा महफूज रहा तो भी किसी हद तक हमारे गुर्दे काम करते रहते हैं। लेकिन अगर दोनों गुर्दों के अंदर ख़राबी पैदा हो जाए, दोनों के नेफ्रॉन्स के अंदर ख़राबी पैदा हो जाए, दोनों के ग्लोमेरुलस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर मरीज़ के गुर्दे ऐसा ऐसा ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स की, तो उसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त ग्लोमेरुलस जो है वो ख़राब हो गया, ब्लड की सप्लाई पूरी ना हो सकी, तो क्या होता है कि ऐसा ऐसा जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स के, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, एंड पे आके वो डेड हो जाते हैं, और वो रेनल ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल जो लेयर है वहाँ से झड़ना शुरू हो जाते हैं,
और रेनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन टोटल तौर पे ब्लॉक हो जाती है। अगर हम उसके बाद बेशक उसको ब्लड सप्लाई पूरी भी क्यों ना कर दें, ग्लोमेरुलस बाद में उसकी इन्फेक्शन क्लियर ही क्यों ना हो जाए, फिर भी गुर्दे काम नहीं करते, क्योंकि रेनल ट्यूब्यूल्स अब टोटल ब्लॉक हो चुकी होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं वो लोग जो शराबखोर हैं, शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो शराब की वजह से क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन होगी तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। उसकी कमी की वजह से गुर्दों को भी खून की सप्लाई कम हो जाएगी। जब गुर्दों के खून की सप्लाई कम होगी तो नेफ्रॉन्स पूरी तरह डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड जो है वो किडनी पेशेंट हो जाएगा। वो लोग जो बहुत शौक से कॉफ़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो कॉफ़ी भी शराब की तरह डिहाइड्रेशन पैदा करती है और अल्टीमेट वो भी गुर्दों को ख़राब कर देती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा रेड मीट खाने के शौकीन होते हैं, तो आपको पता है कि रेड मीट से बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं, ख़ासतौर पर यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। नतीजा क्या निकलता है कि ऐसे मरीज़ को गुर्दों को फिर ज़रूरत से ज़्यादा अपना काम करना पड़ता है यूरिक एसिड को खारिज करने के लिए। और कोई मरीज़ अगर लगातार और काफ़ी अरसे तक और ज़्यादा मिकदार के अंदर रेड मीट इस्तेमाल करता है तो उसके गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो सेल्फ मेडिकेशन के शौकीन होते हैं और ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स और पेन किलर का बेतरीका इस्तेमाल करते हैं और पेन किलर में ख़ास तौर पर डिक्लोरान का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे मरीज़ जो हैं उनके गुर्दे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये पेन किलर अल्टीमेट बाहर के गुर्दों को ख़राब करते हैं। या वो लोग जो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनको पता नहीं होता है वो गुर्दों को ख़राब कर देंगी, तो उसके नतीजे के तौर पे गुर्दे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का नशा करते हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि हेरोइन का नशा कर रहे हैं, इसे कोकीन का नशा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जिस्म को फ़ायदा तो कोई नहीं देती, मगर ये केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स को जिस्म कभी भी अपने अंदर नहीं रखता, उन्हें गुर्दों की राह से खारिज कर देता है और गुर्दों पे बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नशा करने वाले लोगों का ऐसा भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के शौकीन होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीने के शौकीन होते हैं, उनको भी मैं ये बता दूं कि इस एनर्जी ड्रिंक में कोई एनर्जी नहीं होती, इसमें किसी किस्म के आपको कैलोरीज नहीं मिलती। ये सिर्फ इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें फ्लेवर डाले जाते हैं। ये भी तमाम केमिकल्स होते हैं और इन केमिकल्स को भी गुर्दों को खारिज करना पड़ता है। और अगर कोई शख्स ज़्यादा मिकदार के अंदर एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करता है तो उनके गुर्दे भी फेल हो जाया करते हैं। अब हम आते हैं इसकी लास्ट जो वजह थी, मैंने बताया था पहले भी, वो पोस्ट रेनल इंजरी होती है। यहाँ पर गुर्दे को खून सप्लाई करने वाली नालियाँ भी बिल्कुल सही होती हैं, जिन्हें गुर्दों को खून भी बिल्कुल प्रॉपर सप्लाई हो रहा होता है, यानी रेनल आर्टरी में कोई ख़राबी नहीं होती। साथ सेकेंड मैंने बताया था कि विदिन किडनी प्रॉब्लम, यानी मरीज़ की अब गुर्दे भी बिल्कुल ठीक हैं, उनमें फंक्शन में कोई ख़राबी नहीं आई, उनके ग्लोमेरुलस भी ठीक काम कर रहे हैं, उनके रेनल ट्यूब्यूल्स भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किडनी अपना प्रॉपर तौर पे फंक्शन कर रही है, तमाम जहरीले मवादों को खारिज भी कर रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गया पोस्ट रेनल इंजरी के अंदर? वो क्या होता है कि मरीज़ के या तो पेल्वस के अंदर, किडनी पेल्वस के अंदर जो स्टोन बन जाते हैं, वो किडनी के जो जितने भी जहरीले मवाद निकल रहे हैं उसको ब्लॉक कर दें, या यूरिटर्स के अंदर, यानी जो गुर्दे की वो नालियाँ जहाँ से जहरीले मवाद और पेशाब ने खारिज होना होता है वहाँ पर स्टोन आके फंस जाता है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मसाने के अंदर, यूरिन ब्लैडर के अंदर कोई रसौली बन जाए और वह यूरिटर को बिल्कुल ब्लॉक कर दे, तो उससे भी जहरीले मवाद खारिज नहीं होंगे। या मर्दों के अंदर ख़ासतौर पर हमने ये देखा है कि अगर उनके प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज कर जाता है तो पेशाब खारिज नहीं हो पाता। जब पेशाब खारिज नहीं होगा तो मसाने में पेशाब रुकेगा, अल्टीमेट ये यूरिटर से होता हुआ गुर्दे में जाएगा और गुर्दे को डैमेज कर देगा। और लास्ट में ये होता है कि यूरिथ्रा, यानी पेशाब की नाली के अंदर अगर इन्फेक्शन पैदा हो जाए और वो तंग हो जाए तो उससे भी पेशाब मरीज़ खारिज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पेशाब वापस मसाने से यूरिटर और यूरिटर से गुर्दे में जाके गुर्दे के नेफ्रॉन को बर्बाद कर देता है। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से मरीज़ के गुर्दे फेल हो जाते हैं। यानी पहले तो ये था कि प्री रेनल इंजरी, गुर्दे को खून सप्लाई करने वाली नालियाँ उसमें ख़राबी पैदा हो जाए या दिल में ज़ोफ़ पैदा हो जाए,
उसकी वजह से गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो जाएं। अब तिब्ब यूनानी के मुताबिक और नज़रिए मौज़ा मुफरद के मुताबिक मैं आप इसकी वजाहत ये कर देता हूँ कि अगर पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है तो उस वक्त दिल के ऊपर, जैसे मैंने बताया था, दिल में ज़ोफ़ पैदा हो जाता है। लेकिन तिब्ब यूनानी कहती है कि जिस वक्त खिलते बलगम की ज़्यादती हो जाती है उस वक्त पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है। नज़र मुफरद आज़ा कहता है कि जिस वक्त आसाब के अंदर सोजिश वाक़या हो जाती है, यानी आसाबी तहरीक होती है, तो उस वक्त भी पोटाशियम लेवल बढ़ जाता है और ज़ोफ़ कल्ब पैदा हो जाता है, यानी दिल कमज़ोर हो जाता है। तो मतलब ये है कि दिल का ज़ोफ़ दरअसल तिब्ब यूनानी के मुताबिक खिलते बलगम की ज़्यादती की वजह से और नज़र मुफरद आज़ा के मुताबिक आसाबी तहरीक की वजह से होता है। जब हमने इस चीज़ को क्लियर कर लिया कि ये बलगम की ज़्यादती है, ये आसाबी तहरीक है की वजह से है, तो फिर इसका इलाज भी बड़ा आसान हो जाता है। हमने ये देखना है कि बेशक मरीज़ का ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्या मरीज़ का पोटाशियम लेवल भी बढ़ा हुआ है, क्या मरीज़ का हार्ट बीट भी लो हो गई है। तो फिर हम दिल को ताकत देने वाली जब दवाएं देते हैं तो मरीज़ के गुर्दे 100% ठीक काम करना शुरू कर देते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस वक्त आसाबी तहरीक होती है और दिल इंतहाई ज़ोफ़ में चला जाता है, मरीज़ के मसाने में पेशाब के चंद कतरे भी नहीं होते, कोई पेशाब नहीं होता वहाँ पर। तो फिर इसका इलाज हम मुकव्वी कल्ब अद्विया से कर लेते हैं। जैसे कि तिब्ब यूनानी के अंदर हम जवाहिर मोरा का इस्तेमाल करवाते हैं, दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहिरदार के इस्तेमाल करवाते हैं, खमीरा अबरेशा हकीम अरशद वाला इस्तेमाल करवाते हैं। और नज़र मुफरद आज़ा के मुताबिक बहुत ही आसान सा मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। वो क्या है कि आप चाय की पत्ती के 1 चम्मच आप 1.5 लीटर पानी में डाल के उसको पकाएं और पकते पकते जब वो 1 लीटर पानी रह जाए उसको फिल्टर कर लीजिए, वो कहवा बन गया। उसके अंदर 1 लीमू पूरा निचोड़ दीजिए और मरीज़ को सारा दिन थोड़ा थोड़ा ये पिलाते रहें तो गुर्दे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि दिल को ताकत मिलती है। ज़ोफ़ कल्ब का इलाज तुर्शी अद्वियात से बेहतर दुनिया में हो ही नहीं सकता। और आप चाहते हैं कि दिल को ताकत देना तो भाई कोई भी तुर्श फल है आप उसको दे लीजिए, लेकिन लीमू के इस्तेमाल में जैसे बताया आसान भी है, हर जगह मिल भी जाता है और हम इसका इलाज आसानी से कर भी लेते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था विदिन किडनी प्रॉब्लम, गुर्दे के अपने अंदर जो खराबी पैदा होती है और उसकी मैंने वजह बताई थी कि ये ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन से होता है, यानी वो बैक्टीरिया जो सुजाक पैदा करता है और सुजाक जो है वो नज़र मुफरद आज़ा के मुताबिक गुर्दे उज़लाती तहरीक से पैदा होता है और तिब्ब यूनानी के मुताबिक ये खिलते सफरा की ज़्यादती से पैदा होता है। अब हमें ये कन्फर्म हो गया कि अगर गुर्दे के अपने अंदर जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है, जो नेफ्रॉन्स उसके डैमेज हो रहे हैं, जो उसके ग्लोमेरुलस पोर्शन डैमेज हो रहा है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से है। तो तिब्ब ने तो बड़ा क्लियर बता दिया कि ये सफरा की ज़्यादती है। और नज़र मुफरद आज़ा क्या कहते हैं? ये गुर्दे उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है। तो फिर हम इसका इलाज बड़ा ही आसान करते हैं। एक नुस्खा नोट फरमा लीजिए। अगर मरीज़ को प्रॉब्लम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से है तो फिर आप ये नुस्खा जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा। सौंफ 1 चम्मच, ज़ीरा सफ़ेद 1 चम्मच, बरगे गौ ज़बान 1 चम्मच और सब्ज़ इलायची 10 दाने। आप इन सारी चीज़ों को 1.5 लीटर पानी में पकाइए और जब पकते पकते ये 1 लीटर पानी रह जाए इसको छान लीजिए और ये आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं तो गुर्दे के अपने अंदर आई हुई ख़राबी जिसमें गुर्दे बाद में श्रिंक भी हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है, उस वक़्त आप मरीज़ को यही पूरे दिन में पिलाते रहें और आप देखेंगे कि मरीज़ के गुर्दे काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये दरअसल सुजाकी जहर का तरियाक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुजाकी जहर का इलाज कर लीजिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और मरीज़ के जो गुर्दे हैं वो ठीक तौर पे काम करना शुरू कर देंगे। अब तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, गुर्दे क्यों फेल होते हैं, वो पोस्ट रेनल इंजरी की वजह से होते हैं। गुर्दे के खून सप्लाई करने वाली नालियाँ या रेनल आर्टरी बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, ब्लड पूरा सप्लाई हो रहा है, गुर्दे में के फिल्ट्रेशन में कोई ख़राबी नहीं आई, गुर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इन्फेक्शन नहीं है,
प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि पथरी बन गई, गुर्दे की नालियों में फंस गई, गुर्दे के पेल्वस के अंदर फंस गई, ये नहीं उसके हौजे कुलिया में फंस गई, या किसी वजह जगह पर जाके ब्लॉक कर दिया उसने। तो इसके अलावा रसौली पैदा हो गई मसाने के अंदर, मर्दों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड इलाज कर गया। तो आप देखें ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो तिब्बे यूनानी के मुताबिक पथरी का बनना, रसौलियों का बनना, प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज कर जाना खिलत सौदा की ज़्यादती होती है। और नज़र मुफरद आज़ा के मुताबिक ये उज़रात असाबी तहरीक का मर्ज है। तो फिर इसका जब हमें कन्फर्म हो गया कि पोस्ट रेनल इंजरी दरअसल या तो सौदा की ज़्यादती से होती है या उज़रात असाबी तहरीक की वजह से होती है, तो इलाज हमारे सामने मौजूद है। तो ऐसे मरीज़ का हम इलाज कर सकते हैं। और उसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला देख लीजिए। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो दरअसल कहवाजात हैं, इन्हें हम हर्बल टी कहते हैं, जिनका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इतने मुश्किल तरीन अमराज उनका इलाज भी होता है। तो पोस्ट रेनल इंजरी की वजह से जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए, सरफूका 1 चम्मच चावल वाला बड़ा, गुलेमुंडी तकरीबन 5 ग्राम, अगर मैं कहूँ कि दाल कुल्थी 10 ग्राम, सरफूका जो है वो 5 ग्राम, और एक है नमक सींधा जिसे हम समंदरी नमक कहते हैं, जिसे हम ग्लाबर साल्ट भी कहते हैं। ये मरसारी से मिल जाती हैं चीज़ें। ये ला के 10 ग्राम दाल कुल्थी, 5 ग्राम सरफूका और 3 ग्राम जो नमक सींधा, उसको 1.5 लीटर पानी में पकाइए। जब 1 लीटर पानी रह जाए उसको ठंडा करके छान लीजिए और मरीज़ को सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके यही पिलाएं। तो आप देखेंगे पथरियाँ रेजा रेजा होके क्लियर हो जाएंगी। मतलब ये है कि ब्लॉकेज या तो किडनी पेल्विस में थी पथरियों की वजह से, वो भी क्लियर हो गई, यूरेटर्स के अंदर थी वो क्लियर हो गई। अगर मरीज़ का प्रोस्टेट इलाज कर गया है तो भी इस नुस्खे से 100% नॉर्मल हो जाएगा, जिसका एलोपैथी इलाज सिवाय ऑपरेशन के और कुछ नहीं उसके पास। जबकि तिब के अंदर इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर रसौलियाँ बन गई हैं मसाने के अंदर तो वो भी दोस्तों इससे क्लियर हो जाती हैं। ये पहली दफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, पहली दफ़ा अगर कोई तबीब आपको बता रहा है कि आप एलोपैथी का रेनल फंक्शन टेस्ट को देखिए, उसके मुख्तलिफ जैसे पोटाशियम बढ़ा हुआ है, तो तिब उसके बारे में क्या कहते हैं, पहली दफ़ा आपको बताया जा रहा है कि पोटाशियम बढ़ा है तो खिलते बलगम की ज़्यादती, आसाबी तहरीक की वजह से पथरियाँ बन गई हैं, प्रोस्टेट इनलार्ज कर गया है, रसौलियाँ बन गई हैं, यूरेटर ब्लॉक हो गई है, तो ये खिलते सौदा या उज़राती आसाबी तहरीक की वजह से, और अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से गुर्दे ख़राब हुए हैं तो तिब ने इसे सोजाक कहा था और नज़र मुफरद आज़ा ने इसे खुदी आसाबी तहरीक कहा था। इससे पहले तिब की दुनिया में किसी ने भी इस तरह इन चीज़ों को बयान नहीं किया जिस तरह मैं अपने दोस्तों को अपना प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बात बहुत एक क्लियर कर दूँ, तिब्बे यूनानी के पास और नज़र मुफ्त आज़ा के पास ही नाकारा गुर्दे का इलाज मौजूद है। जबकि आप एलोपैथी के बाद देखें तो जब वो कोई इनका फिजिशियन को नुस्खा तजवीज़ करता है तो क्या लिखा होता है, ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई, उल्टी रोकने की दवाई, पेशाब लाने की दवाई, मरीज़ को जो है अगर कब्ज़ है तो उसकी दवाई, मुख्तलिफ अद्वियात हैं, कुछ ताकत की अद्वियात, लेकिन कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो किडनी फंक्शन को बेहतर करने वाली दवा हो। मतलब क्या हुआ कि एलोपैथी के पास इसका कोई इलाज नहीं है, या तो वो मरीज़ को डायलिसिस पे ले जाती है या उसको ट्रांसप्लांट पे ले जाती है। तो अब मुझे ये बताइए कि डायलिसिस क्या इलाज होता है गुर्दे का? वो तो सिर्फ जस्ट वेट करते हैं जब तक आपके पास गुर्दा नहीं और अरेंज हो रहा, तो अब तक ये है कि आपके खून से मशीनों के जरिए जहरों को साफ़ किया जाए, लेकिन ये जहरें जिसम में क्यों रुक रही हैं इसका इलाज वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ तिब्बे यूनानी के पास और नज़र मुफरद आज़ा के पास ये चीज़ है कि वो आपके मरीज़ के ठीक कर सकती है, अगर शर्त यह है कि मरीज़ हमारे पास उस वक़्त है कि जब वो काबिल इलाज हो। अगर मरीज़ का GFR जो है वो 40 या 50 तक भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरीक़े से वो ठीक हो सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप तशख़ीस करके इसका इलाज कर लें तो मरीज़ के गुर्दे ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर तशख़ीस ही ना हो सकी तो फिर इलाज नहीं हो सकेगा। यहाँ पर मैं फिर अर्ज़ कर दूँ
कि अगर आप गुर्दों को बचाना चाहते हैं और वो मरीज़ जो गुर्दों के मरीज़ हैं वो मेरी इस वीडियो को बार बार सुने तो अपने गुर्दों को काफ़ी हद तक जो है वो रीस्टोर कर सकते हैं। और तिब्ब यूनानी के और नज़र मफरत आज़ा के दोस्त हैं, अगर मेरे इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ जहाँ तक गुर्दे काबिल इलाज होंगे, यानी GFR अगर उसका मरीज़ का 40 से नीचे नहीं गया तो मरीज़ जो है वो काबिल इलाज है, उसके गुर्दे के फंक्शन को रीस्टोर किया जा सकता है, उसके मरीज़ के गुर्दे सही तौर पे काम करने के काबिल बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो 5% रह जाता है या 3% रह जाता है तो फिर शायद हम उसका इलाज भी नहीं कर सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए और ख़ास तौर पर खुदा न खासा आपके वो लोग दोस्त जो गुर्दों के अमराज में शिकार हैं, आप उन तक मेरी ये वीडियो भेजिए। इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो अपने गुर्दों को काफ़ी हद तक महफूज भी कर सकेंगे। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।